अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक मीडिया का चल रहा था और उसमें हमने अनग्रुप डाटा के साथ एक दो एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज उसके की पॉइंट भी स्टडी करेंगे और ग्रुप डाटा के साथ भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं। अच्छा, जब मैंने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक करवाया था वहाँ पे भी मैंने एक बात बताई थी कि अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट अ सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है ना जी। उसके बाद मैंने जब ज्योमेट्रिक मीन में आया तो वहाँ पे एक की पॉइंट हमने रीड किया जी, ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू बट लेस देन अरिथमेटिक मीन। अब जब हम लोग मीडियन में आते हैं तो मीडियन में एक की पॉइंट है और वो कौन सा है जी? मीडियन इज़ अ सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, इसके पहले की पॉइंट्स लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। Data must be arranged in an order before computing median. Data must be arranged in an order before computing median. बेटे डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना होता है। ओके जी। अच्छा जी, सेकंड आते जी। सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या है जी? मीडियन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। थर्ड वन क्या है जी? मीडियन इज़ अ suitable average in case of extreme values data. एक्सट्रीम वैल्यूज या वैल्यूज डाटा सेट, ऐसा डाटा सेट जिसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यू आए या एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडियन जो है वो सूटेबल एवरेज होती है। ओके जी। चलें, मैं अब जैसे ये वाला पॉइंट बताऊंगा ना तो इसके साथ साथ ये वाला की पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और ये तो हम ऑलरेडी जानते, कल भी एग्जांपल्स में हमने देखा था। तो हम जैसे ही मीडियन कंप्यूट करने लगते थे सबसे पहले डाटा क्या करते थे? अरेंज करते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अब आते हैं जी, हम लोग इस की पॉइंट को समझते हैं और इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला की पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जी। तो देखिए जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉन टीचिंग स्टाफ की, जो कि हमारे लिए क्लासेस को अरेंज करते हैं, हमारा सपोर्टिव स्टाफ है, इनकी सैलरीज़ की बात कर ली जाए तो बेटे किसी की सैलरी जो है वो 22,000, किसी की सैलरी जो है वो 28,000, किसी की सैलरी जो है वो 32,000, किसी की 26,000, किसी की 25,000, किसी की 27,000, किसी की 35,000 है नहीं ना, कर नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अच्छा, यहाँ पे देखें, लिख लें जितनी मर्जी। ये हमने यहाँ पे ये कुछ सैलरीज लिखी। चलें, ये लास्ट वाली जो है मैं आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लें जी, हमने इसको 3,50,000 कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, ये देखनी है। अच्छा, मैं आपको इतना बता दिया। हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं भी पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारे पास ये कुछ 7 वैल्यूज़ हैं। तो इन 7 वैल्यूज़ के साथ हमने क्या चीज़ कंप्यूट करनी जी? मीडियन कंप्यूट करना है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये सारी सैलरी जो यहाँ से यहाँ तक है ना जी, ये है जी हमारा सपोर्टिव स्टाफ, हमारा सबसे वैल्यूएबल स्टाफ, जो कि हमें सपोर्ट करता है, हमें फैसिलिटेट करता है। अगर ये स्टाफ ना हो तो शायद हम भी इतना अच्छा
क्लासेस को ऑर्गेनाइज ना कर सके। तो इसके बाद ये देखें जी, ये लास्ट वाली सैलरी है ना, हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पे मैनेजर, कैंपस मैनेजर की है। वो सारे वो इन सब का हेड या जो भी इन सब के ड्यूटी सेटर्स हैं, अगर हम लोग बात करें तो कैंपस हेड की, जबकि यहाँ पे अभी ये कैंपस हेड की सीट जो है वो खाली है और इसको नवीद अंसारी साहब भी देख रहे हैं खुद ही प्रिंसिपल की सीट के ऊपर। जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये मैं कह दूँ कि ये जी हेड की सैलरी है, तो वो भी तो नॉन टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ में ही आ गया, टीचर नहीं है। ठीक है जी, वो सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैंपस को लेकर कर रहे हैं। तो ये मैंने जो सैलरीज लिखी हैं, ये स्टाफ की सैलरीज लिख दी। अब मैंने इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा भाईजान, मीडियन के फार्मूले पे आ जाते हैं। तो मीडियन के फार्मूले को यूज़ करने से पहले हमें डाटा को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 22,000 ही है, फिर 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 32,000, हाँ जी 3,50,000, 3,50,000। अब देखें जी, यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, एक्स टिल्ड n+1 2th वैल्यू। अब n की जगह पे यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 7, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गई जी 4th वैल्यू। तो 4th वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 27,000। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी एवरेज सैलरी यहाँ पे कितनी दी जा रही है, 27,000। अब ज़रा उसकी पॉइंट की तरफ आते हैं, वो जो लिखा हो मीन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। अब ये देखें ये कौन सी है जी, ये सेंट्रल वैल्यू है। 50th परसेंट पे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 27,000। इससे बिलो भी जो सैलरी है वो 3 एम्प्लॉय की है, और इससे ग्रेटर जो सैलरी है वो भी 3 एम्प्लॉयज़ की है, राइट। तो ये क्या है जी, मिडल मोस्ट वैल्यू है। ओके जी, अब हम लोग एवरेज की डेफिनेशन पे आते हैं। तो एवरेज क्या है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा। ये डाटे के सेंटर में लाई कर रही है, पूरे के पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है जी। तो ये हर तरह से ये क्या है जी, एक सूटेबल एवरेज नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर जी कि अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो किस तरह से इफेक्ट होती है ज़रा बताइएगा। चलें जी, अरिथमेटिक मीन इसका कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी, x बार समीशन x/n। भाईजान ज़रा इसको ऐड कीजिएगा सारी वैल्यूज़ को और मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट आता है जी। फोर 8 5 5,10,000 एग्री किसके साथ, 5,10,000 के साथ। ओके जी, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 72,857.143। अब हम इसको लिख सकते हैं जी, अप्रॉक्सीमेट ये जो सैलरी है वो 72,857 रुपीज़ है। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें ज़रा, तो ये कहाँ पे लाई कर रही है जी, 72,000 यहाँ पे 72,857। क्या ये डाटे की एवरेज सूटेबल एवरेज है, ये डाटे के सेंटर में लाई कर रही है। ये तो सिर्फ एक वैल्यू इसने रहने दी, बाकी सारी वैल्यू से आगे बढ़ गई। अब अगर हम लोग ये कहें कि ऑन एवरेज जो है वो हर एम्प्लॉय 72,000 सैलरी ले रहा है, तो ये जो बच्चा यहाँ पे 25,000 सैलरी ले रहा है, इसने कहना सर जी 3 महीने की मेरी इतनी बनती है। ये किस हिसाब से एवरेज बता रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सूटेबल एवरेज नहीं है। समझ आ रही है। मीडियन में हमने देखा कि हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिल गई और एवरेज सेंट्रल वैल्यू होती है।
ठीक है ना जी, आपने सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन यही पढ़ी है, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द डाटा एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा। ये अप्रॉक्सीमेट सेंट्रल वैल्यू होती है। ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि ये हमें पोजीशन एवरेज किस तरह से है कि हमें सेंट्रल पोजीशन बता रही है, और इससे आगे भी 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है और इससे बिलो भी 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 72,857। ये तो इफेक्ट हो रही है। बात की जाए अगर ज्योमेट्रिक मीन की, तो यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को लिखें तो आपके पास क्या आ गया जी 22। मैं बाद अगर आप इसको आसान करना चाहें तो आपको पता सारी वैल्यू 1000 के अंदर हैं, तो आप 1000 वाले फिगर को हाइड कर लें, तो मल्टीप्लाई करते हुए ज़रा आप इस सेंस में कर लो, लास्ट में 3 ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें और साथ उसके ऐड कर दें। तो ये अगर लिखना चाहें तो पूरा भी लिख लें, इस 22,000 मल्टीप्लाई बाई 25,000 मल्टीप्लाई बाय 26,000 और फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 27,000 एंड 28,000 32,000 3,50,000 और होल की पार 1/7। अच्छा, अगर आप 1000 के 3 ज़ीरो करेंगे ना ख़त्म, तो यहाँ पे 350 लिखना पड़ेगा, कहीं 35 में लिख देना, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या आता है 38,308.62। तो यहाँ पे देखें जी, जो जीएम हमारे पास आया है वो अप्रोक्सीमेट ये है जी 38,309 रुपीज़ जो है ये सैलरी आ रही है ऑन एवरेज। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी बात भी करूँ तो ये भी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रही है 38,309, लेकिन किससे लेस इफेक्ट है? अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। अब आएँ ज़रा उस की पॉइंट की तरफ कि अरिथमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। यस, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन में एक हमें की पॉइंट मिलता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू बट लेस देन अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे देखें जी, मोर अफेक्टेड कौन सी है? अरिथमेटिक मीन, और लेस अफेक्टेड कौन सी है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। तो ये दोनों एवरेज जो हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन एक एवरेज ऐसी है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं हो रही। उसकी रीजन क्या है कि मीडियन जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज को यूज करता है, वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करता, सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज को यूज करता है। सिर्फ n की वैल्यू हमने लेनी होती है और हम लोग जो है वो अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसलिए मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। मीडियन के लिए ये भी एक वैल्यू है और मीडियन के लिए ये भी एक वैल्यू है। अब वैल्यू कितनी बड़ी है इससे मीडियन को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। अच्छा बेटे, एक्सट्रीम वैल्यू इस तरह से ग्रेटर के केस में भी हो सकती है और स्मॉलेस्ट केस में भी हो सकती है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज इस तरह से होती कि मैं आपको बताऊं जी 500, 490, 510, 515, 512, 475 और एक वैल्यू उसमें 20 होती, तो 20 भी एक्सट्रीम होती। ठीक है जी, वो स्मॉलेस्ट केस के अंदर एक्सट्रीम होती और ये लार्जेस्ट केस के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है, मीडियन जो है वो सूटेबल एवरेज है, यही तो मैंने बताया यहाँ पे। ये देखें जरा, मीडियन इज अ सूटेबल एवरेज इन केस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है जी, लेकिन आपने देखा कि एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से ना तो हमारा अरिथमेटिक मीन सही आया और ना ही हमारा ज्योमेट्रिक मीन सही आया, लेकिन ज्यादा इफेक्टेड कौन सा है? अरिथमेटिक मीन है, और लेस इफेक्टेड कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं? पक्की बात है जी। मीडियन की तरफ, ग्रुप डाटा की तरफ आ जाएं जी। चलें जी, ग्रुप डाटा की तरफ आते हैं। ये ज़रा नोट कर लें, मैं इसको रेज करने वाला हूँ।
कुछ लोगों की तो अभी से ही छुट्टियां शुरू हो गई हैं ईद की, मुझे लग रहा है वो 15-20 स्टूडेंट मुझे ऐसे लग रहे हैं। प्रैक्टिकल, हाँ कल भी हो रहा था, आज भी है, सही है। अच्छा बच्चे बस आवाज़ बंद कर लें। ये हमारे पास फार्मूलाज थे ग्रुप और अनग्रुप डाटा के साथ। अनग्रुप का तो मैंने लिख दिया था, लेकिन अभी ग्रुप डाटा के साथ फार्मूले भी नहीं लिखे थे, इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। फॉर अनग्रुप डाटा, और इसमें फार्मूला था n+1/2th वैल्यू। ठीक है जी। अब ग्रुप डाटा की बात करें यहाँ पे, तो बेटे यहाँ पे 2 टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी, ये नई चीज़ आ गई। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यही चीज़ स्टडी की थी कि एक हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है और एक हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटे के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो अरिथमेटिक मीन, अगर GM फाइंड आउट करना है या HM फाइंड आउट करना है तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन मीडियन के अंदर, ग्रुप डाटे के अंदर 2 टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग अलग अलग ट्रीट करेंगे। एक है जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है जी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अगर ग्रुप डाटे के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो फिर हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला है वो कौन सा होता है जी, देखिएगा। फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है जी x टिल्ड L+H/f इंटू n/2 -c। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैं अभी आपको डिफरेंस बताता हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा जी, अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, तो इस केस में फार्मूला यही रहेगा जो अनग्रुप डाटे के साथ था, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा। वो क्या है जी, कि अगर मैं अनग्रुप डाटे में बात करूं तो n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब ग्रुप डाटे में बात करूं तो n जो होता है वो समीशन f होता है। क्या होता है जी, समीशन f। तो यहाँ पे ये जो n यूज करूंगा ना, इसकी जगह पे मुझे वैल्यू कौन सी लिखनी है, समीशन f वाली लिखनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख भी लें कि ग्रुप डाटे के अंदर जो है वो समीशन f जो होता है वो n नहीं होता है। ओके जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी n की जगह पे वो समीशन f आएगा। अच्छा जी, अब बात शुरू करते हैं जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हम लोग डिस्क्रीट डाटे की तरफ आ जाते हैं। जब डिस्क्रीट डाटे का पता होगा तो फिर उससे बनने वाली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? ये डेफिनेशन जो है ना, ये 7 चैप्टर की है ना। ये डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, ये सारी डेफिनेशंस मैंने पॉपुलेशन, सैंपल, ये सारी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 7 की हैं। लेकिन जब हम उन्हें टॉपिक के साथ साथ स्टडी कर रहे होते हैं ना तो हमारे लिए आसानी होती है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू कर दें तो थियोरेटिकल ज़्यादा है तो बोरिंग हो जाता है। ठीक है जी। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रीट डाटा। A data that contains countable या इंटीजर लिख लें,
values is called discrete data. A data that contains countable number of values काउंटेबल वैल्यूज भी ठीक है, इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। अब ज़रा इसकी एग्जांपल पे आएंगे तो हमें इस पॉइंट की समझ आ जाएगी। वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 140 स्टूडेंट है, राइट। तो अगर इसमें किसी की हाइट जो है वो 6 फीट से प्लस हो और कोई जो है वो शॉर्ट हाइटेड हो, बोना हो, ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 139.5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि 140.5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। या तो हम कहें कि 140 स्टूडेंट है, या 141, या 139। तो डिस्क्रीट डाटा के अंदर क्या आता है जी, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है जी। पॉइंट वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं हो सकती। ब्रैकेट के अंदर देखिए मैंने इंटीजर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, नंबर ऑफ लाइट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ट्रीज, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, डिस्क्रीट डाटा की, जिसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है जी, क्लियर है जी। अब इसी तरह से नंबर ऑफ मार्कर्स, ये सारी की सारी एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो किसकी हैं बेटे, डिस्क्रीट डाटा की। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल दिया करता हूँ कि जैसे हमारा कॉलेज के बाहर क्या है जी, पार्किंग स्टैंड है, बाइक्स लगी हुई हैं, तो इसके अंदर कोई टार्जन बाइक हो, टार्जन बाइक वो जो खुद ही चली जाती है, खुद ही आके वापस खड़ी हो जाती है, ना उसका स्विच होता है, ठीक है, ना उसकी हेडलाइट, ना बैकलाइट, ना इशारे सही, ठीक है जी, और बाकी चीज़ें भी जो है ना वो कम ही होती हैं। तो वो टार्जन बाइक जो है ना वो इसलिए उसको कहते हैं, मेरा एक दोस्त है पंजाब यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं ना वो ज़्यादातर टार्जन बाइक रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जो रूममेट्स हैं और लेफ़्ट राइट जो हैं वो ले जाएंगे और ख़राब कर देंगे। नई बाइक कोई कोई लेके आता है, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं तो टार्जन बाइक यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब उसने अपनी बाइक का नाम ना टार्जन रखा हुआ था कि जो उसको ले जाए पेट्रोल डलवा ले और जाके जहाँ से मर्जी घूम के ला के वहीं पे खड़ा कर दे, ठीक है जी। तो अब अगर आपकी बाइक स्टैंड के ऊपर जो है वो टार्जन बाइक है, तो अगर 200 बाइक्स लगी हुई हैं पार्किंग स्टैंड के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते 199.5 बाइक्स हैं, ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते उस टार्जन बाइक की वजह से कि 200.5 बाइक्स हैं, ठीक है जी। तो क्या है जी, आप उसको कहेंगे 200 बाइक्स वहाँ पे पार्किंग स्टैंड के ऊपर हैं, ठीक है, या 199 है या 201 है, पॉइंट के अंदर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, हालांकि वो आधी बाइक है, ठीक है, सिर्फ इंजन है और ऊपर सीट है, ठीक है, बाकी चीज़ें तो उसकी जो है ना वो गायब हैं, लेकिन फिर भी उसको पूरी बाइक हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट जो हैं ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, डिस्क्रीट डाटा की। देखें जी, 2 एक्सीडेंट्स होते हैं, एक में डेथ हो जाती है और एक में उंगली टूट जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते 1.1 एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक तो पूरा बंदा गया और एक जो है वो 0.1 गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 2 एक्सीडेंट हुए, तो ये क्या है जी, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे होती हैं। तो आप कह सकते हैं डाटा दैट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। और मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स इसकी दे दी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of bikes at parking stands, number of road accident,
तो ये देखें जी, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और ये किसके हैं जी, डिस्क्रीट डाटा के। डिस्क्रीट डाटा क्लियर हो गया, भूलेगा तो नहीं। अच्छा जी, अब इससे आगे बात करते हैं कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है। इनका टेस्ट सिलेबस पहले कुछ पढ़ तो लें बच्चे। कब है? फ्राइडे को। किसने कहा है बच्चे फ्राइडे को छुट्टी है? नहीं नहीं बच्चे, जब तक आपके ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आता। अच्छा चलें, ओके 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 ओके। अगर आपको नवीद अंसारी साहब आज ही कह दें तो कल से छुट्टी कर लीजिएगा, बात खत्म। ठीक है जी, वो जैसे आपको कह दें आप वैसे कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो है सिलेबस टेस्ट का सिर्फ उसकी बात करते हैं, और वह है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट हाफ। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट हाफ, मोड तक। हाँ जी, इसके बाद मोड पढ़ेंगे, मोड तक। बेटे कंटिन्यूस डाटा की तरफ आ जाते हैं, आवाज बंद करें जी बस, बिल्कुल बच्चों, होगी बात खत्म। इसलिए मैं उनको कह नहीं था रहा कि आके बैठ गई तो मिस, तो ठीक है, मुझे पता है कि अगर शुरू हो गया आप लोग तो फिर आपको संभालना किसने। ठीक है जी, अब ज़रा देखिएगा जी, कंटिन्यूस डाटा हमारे पास क्या है जी, अ डाटा दैट कंटेन्स ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन रेंज। अ डाटा दैट कंटेन्स ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल कह दें या रेंज कह दें, इज कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा। अ डाटा दैट कंटेन्स ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा। अब कंटिन्यूस डाटा के अंदर आपके पास बेटे इंटीजर वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है जी, अब देखिएगा किस तरह से इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हैं इसको समझने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो बेटे क्या है जी, वेट एंड हाइट। वेट एंड हाइट। ठीक है जी, आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि आज एक स्टूडेंट जो है वो 50 kg का सोया था, सुबह उठा तो 85 kg का हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वेट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। क्लियर है जी। इसी तरह से अगर मैं हाइट की बात करूं तो आज कोई स्टूडेंट 4 फीट का था, कल उठा तो 7 फीट का हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। सर जी डिक्रीज भी होती है, ओल्ड एज में जाके डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आपको लगता होगा आपने बूढ़े नहीं होना, लेकिन ये तो एक रियलिटी है, आपने बूढ़े हो जाना और उससे पहले मैंने फोत हो जाना। ये देखें ज़रा, वेट एंड हाइट। ठीक है जी, तो आपने परेशान नहीं होना, आप मेरे से बाद में बूढ़े होंगे, तब तक आप कहेंगे एक QM के सर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जी, वेट एंड हाइट। तो वेट भी जो है वो कंटिन्यूस डाटा की बेस्ट एग्जांपल है, और हाइट भी जो है वो कंटिन्यूस डाटा की बेस्ट एग्जांपल है जो इसको डिस्क्राइब कर रही है। यहाँ पे देखें जी, आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। जैसे कि 70 kg किसी स्टूडेंट का वेट हो, और ऐसा भी पॉसिबल है किसी का 70.5 kg हो, 70.3 kg हो, यानी कि 70 kg 300 ग्राम। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो किसी की हाइट जो है वो 5 फीट भी हो सकती है, ये होगी इंटीजर वैल्यू, और किसी की हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचज़ भी हो सकती है, ये पॉइंट वाली वैल्यू। समझ आ रही जी, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं। तो चलो इसको बता दीजिएगा, फिर ये वाली बात ही होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखे जी, ये है थीटे हमारी क्लास के, हम लोग ऐसे स्टूडेंट का नाम थीटा रखते होते हैं। ठीक है, तो मैथ में होता है ना थीटा,
ये थीटा है हमारे। इन्होंने कोई भी क्वेश्चन जो है ना, जो चल रही बात उसको फोकस, उस पर फोकस नहीं करना, उसमें से एक पॉइंट ढूंढना और उसके ऊपर चले जाना कहीं और। ठीक है, पूरा लेक्चर गुजर जाएगा, ये उसी पॉइंट पे खड़े होंगे कि अच्छा जी सर ने एक बात की थी, अगला लेक्चर चाहे कुर्बानी का बकरा बन जाए, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा जी, हमने बात की डिस्क्रीट डाटा की और कंटिन्यूस डाटा की। अब बच्चे, जो डिस्क्रीट डाटा से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो कंटिन्यूस डाटा से डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की जाएगी वो हमारे पास कौन सी होगी? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको एक बात अभी बताई है कि कंटिन्यूस के अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, लेकिन डिस्क्रीट डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आ सकती हैं। राइट। अब मैं आइडेंटिफिकेशन बताता हूं बच्चे आप लोगों को कि आप किस तरह से जज करेंगे कि हमारे पास जो है सर जी ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है या कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। तो देखिएगा, अगर आपको डाटा जो है वो क्लासेस की शेप में दे दिया गया है कि आपके पास क्या है जी, क्लासेस हैं और इसके साथ फ्रीक्वेंसी है, क्लासेस या क्लास बाउंड्रीज दोनों में। अब देखिए चलें जी, यहाँ पे मैं क्लास बाउंड्रीज वाला भी आपको बता देता हूँ, क्लास बाउंड्रीज और इसके साथ फ्रीक्वेंसी। कैसे जी? दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्लासेस क्या है जी, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। अब देखिए जी, क्लासेस या क्लास लिमिट्स, इधर भाईजान इधर देखिएगा, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में 1 का गैप होता है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? क्लासेस या क्लास लिमिट्स। ओके जी। अब देखें, सेकंड की अपर लिमिट और थर्ड की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। इसी तरह से थर्ड की अपर लिमिट और फोर्थ की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। तो फर्स्ट क्लास की अपर और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में अगर 1 का गैप नज़र आ रहा है बच्चों, तो वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास क्लासेस हैं या क्लास लिमिट्स हैं। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की। सर जी इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अब देखिए जी, अगर यहाँ पे 1 से लेके 10 है जी, 1 to 10 और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगर फर्स्ट की अपर लिमिट सेकंड की लोअर लिमिट दोनों सेम है और सेकंड की अपर और थर्ड की लोअर सेम है, इनके दरमियान 1 का गैप नहीं है, तो बेटे ये हमारे पास क्या है जी? क्लास बाउंड्रीज हैं। क्या है जी? क्लास बाउंड्रीज। और इन दोनों केसेस के अंदर डाटा हमारे पास कौन सा है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट। अब सर जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? मैं आपको बताता हूं जी। देखिएगा, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कि x वैल्यूज हैं हमारे पास और यहाँ पे f। अब ये x जो है वो उसकी मिड वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनमें चेंज बताता हूँ। वो किस तरह से जी? कि x वैल्यूज जो आपके पास होंगी वो 0 to 9 to 10 तक ही जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटे, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है जी? कि यहाँ पे जो x वैल्यूज होंगी इनके दरमियान 1 से ज़्यादा का गैप नहीं होगा। क्या मैं कह रहा हूँ जी? यहाँ पे जो x वैल्यूज होंगी आपके पास, इनके दरमियान 1 से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, 1 से कम का गैप भी नहीं होगा, एग्जैक्ट 1 का गैप होगा। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे इस तरह से आपको x वैल्यूज़ मिलेंगी और इसके साथ आपके पास क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, समझ आ रही है? तो अगर हमारे पास इस तरह का डाटा होगा तो हमारे पास ये कौन सा होगा जी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बच्चों, ज़रा चीज़ और एक देखते चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर इस तरह से वो खुद हमें दे दे कि जी आपके पास क्या है जी, यहाँ पे x वैल्यूज़ और ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे दिया हो जी, मैं लिख देता हूँ जी 5.5, फिर आ गया जी 10.5, फिर आ गया जी 15.5,
फिर आ गया जी 20.5, फिर आ गया 25.5 और इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो बेटे ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ सकती। एक और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें बेटे कितना गैप आ रहा है 5 का, और मैंने वहाँ पे आपको बाउंड कर दिया है कि बेटे जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एक्स वैल्यूज़ के दरमियान एग्जैक्ट 1 का गैप होगा, और आपके पास जो एग्जैक्ट जो एक्स वैल्यूज़ होंगी ना वो भी 0 to 10 तक ही होंगी, 0 to 10 तक। यानी कि यहाँ पे एक्स वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, इस तरह से एक्स वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, और एग्जैक्ट 1 का गैप होगा, ना 1 से ज़्यादा का गैप होगा और ना ही 1 से कम का गैप होगा। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, एक और स्टाइल से लिख दूँ, तो बेटे ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आपके पास x का कॉलम, अब यहाँ पे ये जो x है ना ये किसको शो कर रहा है? इधर देखिएगा, यहाँ पे ये जो x है ये किसको शो कर रहा है? ये मिड पॉइंट को शो कर रहा है, यानी कि हमने इनका मिड पॉइंट निकाल लिया। ये देखिए ज़रा 1 + 10 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। समझ आ रही? उसने आपको अब क्लासेस की यहाँ से ले लें, चले मैं इससे कह देता हूँ कि ये क्या है जी, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। और ये किस तरह से जी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो अब उसने क्लास लिमिट्स की बजाय आपको क्या दे दिया जी? मिड पॉइंट दे दिया। ठीक है जी। अब ये भी आपके पास क्या है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलें जी एक और लिख लेते हैं, ये देखिएगा 4 8 12 16 और इसके साथ फ्रीक्वेंसी है। तो बेटा ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक्स वैल्यूज के अंदर गैप कितना है? 4 का गैप आ रहा है। कितना गैप आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि एक्स वैल्यूज के अंदर क्या होता है? एग्जैक्ट 1 का गैप होता है। ओके जी, चले जी एक और एग्जांपल लेते हैं। 1.5 to 2.5 3.5 4.5 5.5 और इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी है। तो बेटे ये किसकी एग्जांपल है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या कंटिन्यूस की? तो बेटे ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि एक्स वैल्यू जो है वो किस में है? पॉइंट में है, जबकि डिस्क्रीट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आ सकती। समझ आ रही है? मैंने आपको इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स बता दी हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और सिर्फ एक जगह पे ला के आपको बाउंड कर दिया कि ये क्या है जी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और बेटे ये एक्स वैल्यूज़ मैंने लिखी ना यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर तो क्लियरली मेंशन भी होगा, जैसे नंबर ऑफ हाउसेज और नंबर ऑफ पर्सनस। तो यहाँ पे लिखा होगा जी नंबर ऑफ हाउसेज, ठीक है जी, यहाँ और इसके साथ क्या जी? नंबर ऑफ पर्सनस। तो आपको पता है जी फर्स्ट कॉलम जो है वो x का होगा और सेकंड कॉलम किसका होगा? f का होगा। लेकिन x के अंदर क्या आएगा? एग्जैक्ट 1 का गैप आएगा और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 70, यहाँ पे 50, यहाँ पे 39, कुछ भी। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो ये आपके सामने जो है स्ट्रक्चर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल मैं लेता हूं जिसमें मैं आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मीडियन को कंप्यूट करना सिखाता हूं। इसकी ज़रा पिक्चर ले लें, मैं फिर रेस कर दूं और क्वेश्चन लिखता हूं जी। घर जाके नोट भी कर लिया करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको किसी और पे गुस्सा आए और आप पूरी की पूरी जो है ना वो मोबाइल को रिफ्रेश कर दें। बाकी बात आप समझ गए होंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें जी, हमने डाटे को संभाल के रखना है, इसलिए डाटे को जाते ही नोटबुक पे आपने नोट कर लेना है, क्योंकि एट द एंड जो है ना वो गुस्सा यहाँ तो मोबाइल पे निकलता है या जो हाथ में चीज़ हो उस पर निकलता है। ठीक है जी, तो वो उस टाइम पे यहाँ तो मोबाइल रिफ्रेश लग जाता है कि अच्छा जी आज के बाद बाढ़ में जाओ रिफ्रेश। ठीक है जी, सारा कुछ खत्म, और उसमें हमारा जो है वो ये सारी की सारी पिक्चर्स भी खत्म हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, और दूसरा अगर नहीं तो वो नया आ जाएगा। ठीक है,
लेकिन मैंने आज तक होश से काम लिया ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे पता है कि ये पैसे महंगा आता है, ठीक है, तो इसलिए कभी भी दीवार में नहीं मारा, ठीक है, ना ही और रिफ्रेश भी नहीं किया, बचत रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है जी हमारे पास एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमने उससे क्या करना है जी, मीडियन कंप्यूट करना है। कंप्यूट मीडियन कंप्यूट मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, जो वहाँ पे हमने लिखी है जी वही लिख लेते हैं। 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 और साथ ही फ्रीक्वेंसी आ गई बेटे 3, 8, 15, 11 और 5। ठीक है जी, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे हमने मीडियन कंप्यूट करना है। फ़ौरन हमने जज कर लिया कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो कौन सा है जी, वो है जी x टिल्ड L प्लस H/f इंटू n/2 माइनस c। अब हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, F क्या है, N क्या है और C क्या है। ठीक है जी, जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम लोग वो कॉलम कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास L क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अच्छा, एक नई चीज़ आ गई जी, जो अभी तक आपने ना तो अरिथमेटिक मीन में की, ना ही ज्योमेट्रिक मीन में, ना ही हार्मोनिक मीन में। वो क्या है जी, क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, जब क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें लोअर क्लास बाउंड्री भी आप देख लेंगे। ओके जी। अच्छा जी, सेकंड क्या है, एज क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। अब F क्या है जी यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। N क्या है जी, N इज इक्वल टू समीशन F, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट हमारे पास क्या है जी, C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मीडियन क्लास। अच्छा बेटे, हमें 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो क्लास बाउंड्रीज वाला और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ये हमारे पास एक आ गया जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक क्लास बाउंड्रीज। जैसे ही ये 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे और फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। लें जी, देखते हैं किस तरह से। हाँ जी, फ्रीक्वेंसी होगी तो बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ना।
फ्रीक्वेंसी नहीं होगी डाटा तो अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ओके भाईजान, अब मैं दूसरी साइड पे भी चला जाऊँगा। अब एक दफ़ा उसे आप रीड फरमा लें कि वो क्या लिखा हुआ है जी। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर क्लास बाउंड्री, जब तक क्लास बाउंड्रीज नहीं आएंगी लोअर क्लास बाउंड्री को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? इसका मतलब क्लास बाउंड्रीज बनानी है। एज क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। एफ क्या है जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और एन क्या है जी? समीशन एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। उससे नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है सी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मीडियन क्लास। ठीक है जी। अब ये सारा फार्मूला तो हमने इस तरह से खोल के रख दिया यहाँ पे, लेकिन इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उससे पहले हमें 2 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। और वो कौन कौन से हैं जी? एक क्लास बाउंड्रीज और एक उसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनानी ज़रा सीख लेते हैं। बेटे आपने क्या करना है, आपने ये जो फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट, सेकंड की लोअर लिमिट में से फर्स्ट की अपर लिमिट को माइनस करना है। क्या करना है? सेकंड की लोअर लिमिट में से फर्स्ट की अपर लिमिट को माइनस करना है। ये क्यों करना है बेटे? हमने ये गैप एडजस्ट करना है, गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं होगा तो क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी, एक का गैप होगा तो क्या हो जाएंगी? क्लासेस हो जाएंगे। ये जो 1 का गैप आ रहा है ना, हमने इसी गैप को एडजस्ट करना है। किस तरह से करेंगे जी? देखिएगा, अब ये 11 में से मैं 10 को माइनस करता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब ये बेटे फर्स्ट और सेकंड क्लास के दरमियान जो गैप है वो कितना है? 1 का गैप है। अब इसको हमने 2 लिमिट्स के अंदर एडजस्ट करना है। कौन कौन सी लिमिट में? लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में। 2 लिमिट्स में एडजस्ट करना है तो इसका हाफ कर लेते हैं। क्या करेंगे जी? 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। वापिस समझिए ज़रा, कोई भी नोट नहीं करेगा, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें और मेरी बात सुने। यहाँ पे सेकंड की लोअर लिमिट में से फर्स्ट की अपर लिमिट को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 का गैप आ गया। 1 का गैप आया, उस 1 के गैप को हमने 2 लिमिट्स के अंदर एडजस्ट करना है, लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में। तो 2 लिमिट्स में एडजस्ट करना है तो उसका हाफ कर लिया, 2 पे डिवाइड किया, 0.5 आ गया। अब करना क्या है बेटे? लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करते चले जाओ और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते चले जाओ, तो आपके पास क्या चीज कंस्ट्रक्ट हो जाएगी? क्लास बाउंड्रीज। करके देख लेते हैं जी। देखिएगा, 1 में से 0.5 को माइनस किया और 10 में ऐड किया, इसमें से माइनस करना, लोअर लिमिट में से माइनस करते जाना और अपर में ऐड करते जाना। 11 में से 0.5 माइनस करें, 10.5। अब देखिए, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30.5 और इसमें ऐड करेंगे तो ये 40.5, 40.5 और 50.5। अब जरा देखते हैं कि क्या वाकई ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो किस तरह से जज करना होता है? फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती है जी? क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट की अपर लिमिट 10.5, सेकंड की लोअर लिमिट क्या है? 10.5। सेकंड की अपर लिमिट क्या है? 20.5 और थर्ड की लोअर लिमिट क्या है? 20.5। तो जब ये हमारे पास सेम होगी वैल्यूज तो ये हमारे पास क्या आ गई जी? क्लास बाउंड्रीज। अगर बेटे उसने क्वेश्चन के अंदर पहले से ही क्लास बाउंड्री दी हो तो तब आपने दोबारा नहीं बनानी। कैसे जज करना है? अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता तो पता था कि दोनों फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर सेम हो गई है, तो क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी गिवन है, तो हमें फिर ये क्लास बाउंड्री वाला कॉलम नहीं बनाना। क्लियर है जी? अच्छा, अब आते हैं जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना भी इंतहाई आसान है। कैसे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3, ये 3 एज इट इज यहाँ पे लिख दें। क्लियर है जी? अब आपने क्या करना है? सेकंड फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करना है, 8 + 3 11। थर्ड को इसमें ऐड करना है, 15 + 11 26 + 11 37 + 5 42। समीशन एफ बेटे आपके पास यहाँ पे क्या है? 42। आप n = 42 भी कह सकते हो, क्योंकि ग्रुप डाटा के अंदर जो समीशन एफ होता है वही n होता है। ओके, अब देखें इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है जी? लास्ट वैल्यू जो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो समीशन एफ के इक्वल होगी। ओके जी,
बनानी किस तरह से वापस बता रहा हूँ, इधर देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, इधर देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब क्या करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड करना है, 8 + 3 11 + 15 26 + 11 37 + 5 42 आ गया। ओके, क्लियर है जी। अब ये हमारे पास डाटा तो सारा आ गया, अब हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन हम लोग ये चीज़ देखते जा रहे हैं मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास। तो सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास का पता होना चाहिए कि मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा फॉर मीडियन क्लास n/2। n/2 करेंगे तो हमारे पास n कितना है, 42 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21। ठीक है जी। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाईजान, n/2। n हमारे पास कितना है, 42 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21। अब इस 21 को क्या करना है, देखिएगा यहाँ पे 21 को क्या करना है जी, 21 को यहाँ पे आपने देखना है, ये देखिए जी 3 से बड़ी वैल्यू है, 11 से भी बड़ी वैल्यू है, तो कहाँ पे आ रही है जी, इसमें लाई कर रही है, इसमें ये वैल्यू लाई कर रही है। ठीक है जी। कहाँ पे देखनी वैल्यू, जो n/2 करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 21, उसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 3 से बड़ी वैल्यू है, ओके, 11 से बड़ी वैल्यू, ओके, यहाँ पे लाई कर रही है। तो बेटे ये जो पूरी क्लास है ना, अब ये आपके पास कौन सी क्लास बन गई है, मीडियन क्लास बन गई। CFE दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूं बच्चे, देखिएगा। सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसको एज इट इज लिख देना है, यहाँ पे 3 आ गया। फिर क्या करना है, सेकंड फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर देना है, 8 + 3 11। अब ये थर्ड फ्रीक्वेंसी 15 है, इसको सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देना है, 15 + 11 26 + 11 37 + 5 42। ओके। अब जरा देखिएगा हमारे पास ये मीडियन क्लास भी आ गई, हमने n/2 करके देख लिया, 21 आया था, 21 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही वाली हो सकता है ये 6 क्लासेस होती तो आपके पास 4th वाली क्लास मीडियन क्लास होती, ऐसा भी पॉसिबल है, 5th वाली क्लास मीडियन क्लास हो, डाटे के हिसाब से होता है। ओके जी। तो यहाँ पे ये वाली मीडियन क्लास आ गई। अब इसमें क्या है जी, सबसे पहली वैल्यू क्या है जी, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो L क्या होता है जी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये तो होगी मीडियन क्लास, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये जो L है ये क्या है जी, आपके पास 20.5 है। बच्चों वापस देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये आपके पास मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास के अंदर ये है जी क्लास बाउंड्रीज, और ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री है, और ये क्या है, तो L की वैल्यू क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर है जी। अच्छा जी। अब इसके बाद H की वैल्यू, तो अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करो, 30.5 में से 20.5 करो, तो आपके पास क्या आ गया जी, 10 आ गया। ये आ गई एज की वैल्यू, क्लास इंटरवल आ गया, किसका, मीडियन क्लास का। अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस किया है, तो हमारे पास क्या आ गया जी, क्लास इंटरवल, H इज इक्वल टू 10, राइट। अच्छा जी। अब इसके बाद क्या है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, 15, N क्या है, 42, लास्ट वैल्यू रहेगी किसकी, C की। C क्या लिखा हुआ जी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है जी, मीडियन क्लास ये है, और इससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो बेटे 11 हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। क्लियर है जी। ये सारी की सारी वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करें, तो फार्मूला है जी हमारे पास x टिल्ड L + H/F n/2 - C। तो L की वैल्यू यहां पे बेटे क्या है, 20.5, H की वैल्यू क्या है 10, F की वैल्यू कितनी 15, N की वैल्यू कितनी 42 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C की वैल्यू कितनी है 11। अब इसको एक ही दफ़ा पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, 27.16 आपके पास मीडियन आ गया।
27.16। बेटे अभी इसका एक क्वेश्चन और कर लेंगे ग्रुप डाटा के साथ, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और एक क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।